लास्ट ईयर हमारे कॉलेज का आखिरी साल था। हमारे बैच के जितने भी फ्रेंड ग्रुप थे वो कॉलेज की तरफ से मिलने वाले 2 हफ्ते के विंटर वेकेशन में कहीं ना कहीं घूमने जा रहे थे। हर किसी को अपना लास्ट ईयर यादगार बनाना था और हम भी इस रेस में पीछे नहीं थे। मेरे ग्रुप में हम 4 लोग थे, मैं, राहुल, प्रिया और अनीता। हमने भी विंटर वेकेशन में शिमला जाने का सोचा, जो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। हमने शिमला जाने के लिए कुछ हफ्ते पहले ट्रेन की टिकट्स बुक करवा ली थी। हमने अपने लिए 3rd AC के कंपार्ट्स में 4 सीटें बुक की थी। 12 दिसंबर को हमारी ट्रेन देहरादून से शिमला के लिए निकली। उस दिन देहरादून में काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। जब हम अपने डिब्बे में चढ़े तो यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं था। हमने सोचा कि मे भी हमारे डिब्बे के लोग अगले रास्ते में पड़ने वाले स्टेशन पर चढ़ेंगे। हमने अपने सूटकेस और बैग अपनी सीट पर ही रखे और स्नैक्स निकालकर खाते हुए गप्पे लड़ाने लगे। हम लोग पिछले 4 साल के कॉलेज ईयर में इससे पहले 2 बार और ट्रिप पर जा चुके थे, लेकिन हम सब इस ट्रिप को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। ट्रेन को चलते हुए 2 घंटे बीत चुके थे। बाहर अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही थी। रात के 11 बज रहे थे और हम सब ने अब आराम करने का सोचा। हम लोग अपना बैग उठाकर सीट के नीचे कर ही रहे थे कि तभी हमारे कंपार्टमेंट्स की लाइट फ्लिकर करने लगी। हम सब ने कंपार्टमेंट की सीलिंग पर लगी लाइट्स की ओर देखा और सोचा कि शायद बल्ब खराब होने वाला है। राहुल ने मजाक मजाक में प्रिया और अनीता को डराने के लिए बोल दिया कि लगता है इस कंपार्टमेंट में किसी की आत्मा आ गई है। उसकी इतना बोलते ही लाइट्स फ्लिकर करना बंद कर दी और वापस नॉर्मल जलने लगी। हम सबको ये घटना सिर्फ एक कोइंसिडेंस लगी और हम अपने सीट पर चादर बिछाकर लाइट्स ऑफ कर लेट गए। करीब 10 मिनट बाद अनीता अचानक उठ बैठी। हमने उससे पूछा, क्या हुआ अनीता? अनीता ने बताया कि उसे काफ़ी घबराहट सी महसूस हो रही है। वो अपनी सीट से उठी और वॉशरूम की ओर जाने लगी। हम लोग भी अपनी सीट पर उठकर बैठ गए। अनीता कंपार्टमेंट का गेट खोलकर वॉशरूम की तरफ चली गई और हम उसके लौटने का इंतजार करने लगे। अनीता के जाते ही कंपार्टमेंट्स की लाइट अपने आप ही जलने लगी। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा, उनमें से कोई भी स्विच के पास नहीं खड़ा था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर लाइट्स ऑन किसने की। मैंने आगे बढ़कर स्विच ऑफ किया, लेकिन ये क्या, मेरे बटन ऑफ करने पर भी लाइट्स ऑफ नहीं हो रही थी। तभी अचानक फिर से सीलिंग पर लगी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और ऊपर वाले बर्थ पर रखे हम सभी के बैग्स एक साथ नीचे आकर गिरे। हमने एक दूसरे की ओर देखा। अब हम सभी को किसी अनजान चीज से डर लग रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है। तभी हमें अनीता की जोरदार चीख सुनाई दी। हम भागते हुए अपने कंपार्टमेंट के गेट पर पहुंचे और उसे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमारे लाख कोशिशों के बावजूद भी ये गेट नहीं खुल रहा था। हम सब एक एक करके करीब 10 मिनट तक उस गेट को खोलने की नाकाम कोशिश करते रहे, लेकिन वो गेट तब जाकर खुला जब अनीता ने उस पार से गेट खोला। हम सब घबराए हुए थे। हमने अनीता से पूछा कि उसे क्या हुआ था, उसने चीखा क्यों? अनीता ने हमारी ओर देखा और बोला, कैसी चीख? मैं वॉशरूम गई हुई थी और उसके बाद अभी वापस आई हूँ। मैंने कब चीखा? हम सभी ने अनीता से बोला कि हम सबने तुम्हारी चीख सुनी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तुम्हारी आवाज़ न पहचाने? अनीता को तो हमारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, अरे ट्रेन चल रही है, तुम लोगों ने कुछ और सुन लिया होगा। हमने भी इस बात पर ध्यान दिया और सोचा कि क्या पता हमारे साथ इतनी अजीब चीजें हो रही थी तो हमारे मन ने ही किसी आवाज को अनीता की चीख मान लिया हो। हम सभी अपने बर्थ की तरफ लौटे। जब हम अपने बर्थ पर पहुंचे तो वहां चारों तरफ हमारे कपड़े बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे बैग्स और सूटकेस से सारा सामान निकालकर फेंक दिया हो। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसने किया होगा। हमने पूरे कंपार्टमेंट में देखा तो वहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं था। हम अपने बर्थ पर आए और अपना सामान दोबारा समेटकर अपने बैग में रखने लगे। इतनी परेशानियों के बाद हमारा तो घूमने का मूड ही खत्म हो चुका था कि तभी राहुल की स्टील वाली बोतल अनीता के ऊपर आकर लगी और उसके सर से खून बहने लगा। अनीता का सर फट चुका था और वो बेहोश हो गई थी। हम उसके सर से खून निकलता देख बुरी तरह से डर गए। हमने वहीं पड़ी चादर से उसके सर का खून रोका और रेलवे की इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर हेल्प मांगी। सामने से कॉल पर रेलवे वालों ने बताया कि हम उसकी चोट वाली जगह पर कपड़े से खून को रोकें और हमें मदद अगले स्टेशन, जो कि 12 किलोमीटर बाद था, वहाँ के कर्मचारियों द्वारा ही मिल पाएगा। फोन रखने के बाद तो मैं बस यही सोच रहा था कि किस मनहूस गाड़ी में हमने यहाँ आने का प्लान बनाया था। तभी हमारे बर्थ की साइड से कोई बहुत ही तेजी से भागता हुआ गया। उसकी रफ्तार देखकर लग रहा था कि वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। हमारे बर्थ की लाइट खराब होने के कारण अंधेरा था, जिस वजह से हमें वो ठीक से दिखाई नहीं दिया। हमने अपना मोबाइल बाहर निकाला और फ्लैश लाइट जलाकर प्रिया को छोड़ हम दोनों आगे कंपार्टमेंट में उस चीज को ढूंढने के लिए निकल पड़े। यहाँ पूरे कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं था। हम आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी हमें प्रिया की चीख सुनाई दी। हम भागते हुए अपने बर्थ पर पहुंचे तो प्रिया डरी हुई थी। हमने उससे पूछा, क्या हुआ और अनीता कहाँ है? प्रिया ने बताया कि अभी कुछ देर पहले उसे सुनाई पड़ा कि राहुल और मैं उसे बुला रहे हैं। वो अनीता के सर पर कपड़ा बांधकर कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि उसे हमारे बर्थ से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि अनीता बेहोशी में बर्थ से नीचे गिर गई है। जब वो भागते हुए बर्थ के पास पहुंची तो यहाँ से अनीता गायब थी। हम लोग इधर उधर अनीता को ढूंढने लगे
हमने प्रिया से पूछा, अनीता तो बेहोश थी ना? उसने कहा हाँ। हम लोग बुरी तरह से डर चुके थे। हम लोग इधर उधर अनीता को ढूंढ ही रहे थे कि तभी हमारे कानों पर कंपार्टमेंट के गेट पर किसी के हाथ मारने की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग गेट के पास पहुंचे और जब गेट खोला तो उस पार अनीता खड़ी हुई थी। हम अनीता को देखकर चौंक गए। हमने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंची और तुम्हारे सर की चोट कहाँ गई? अनीता ने कहा, अभी कुछ देर पहले ही तो गई थी वॉशरूम। और कैसी चोट? मुझे कोई चोट वोट नहीं लगी है। मैंने उससे पूछा, तुम कब से वॉशरूम में थी? अनीता ने बताया कि वो 20 से 25 मिनट तक वॉशरूम में ही थी। वो जब वॉशरूम यूज़ कर रही थी तभी अचानक वॉशरूम के अंदर लगी लाइट फ्लिकर करने लगी और जब उसने गेट खोलने की कोशिश की तो गेट जाम हो चुका था। उसने कई बार चीखा भी लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया और अब जाकर वॉशरूम का जैम गेट खुला तो वो बाहर आ पाई। अभी अगला स्टेशन भी आ चुका था। रेलवे कर्मचारी हमारी बोगी में चढ़े और पूछे किसे चोट लगी है। मैंने उन्हें अपने साथ होने वाली पूरी घटना के बारे में बताया। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन बाद में उन्होंने ट्रेन में रहने वाले आरपीएफ के 2 जवानों को हमारे कंपार्टमेंट में बिठा दिया। वो दोनों हमारे डेस्टिनेशन तक हमारी सीट के सामने वाली सीट पर बैठे रहे। ये ट्रिप हमारे लिए सच में बहुत यादगार साबित हुआ लेकिन उस तरह से नहीं जैसा हम चाहते थे।